प्रार्थना से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। गहरी लंबी पूरी सांसें लें, ओमकार और प्रार्थना शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्ते। एक ही मिनट में हितेश भाई भी ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ हितेश भाई। एक मिनट में हितेश भाई ज्वाइन हो रहे हैं और हम लोग शुरू करेंगे। तब तक अगर आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, बोलना है, शेयर करना है तो बता सकते हैं। ओ, ओ। तो हितेश भाई ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक किसी के कुछ सवाल नहीं है, कुछ शेयरिंग नहीं है। नमस्ते मंजुश्री जी, मैं लता बोल रही हूँ। हाँ लता अ, जी, नमस्ते नमस्ते। जी मैं मेरे पपीते के पेड़ में बड़ा होके फल देने लगा और वो सारे सूख गए। मैं उसको कटवा दिया, दूसरे में भी आने लगा है, इसलिए चिंता हो गई है बहुत। और केले के साथ भी बहुत खराब सेम इसी तरह का कुछ हुआ। दोनों के पेड़ों में बने केला का तो खैर सैपलिंग जो निकला था वो जल के खत्म हो गया पूरा। फिर मैं उसे कोड़ के थोड़ी खाद वाद दे हाँ करके। नमस्कार हाँ नमस्ते हितेश भाई। जी। तो जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए शुरू करें हम लोग क्वेश्चन आंसर से। हाँ हाँ। एक ही मिनट में दोबारा अलग लिंक में चले गई हूँ। जी तो हितेश भाई, पहला सवाल ये है कि दो एक ही प्रकार के पेड़ है, फल के पेड़, तो उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? हाँ, कौन सा फ्रूट है उसके हिसाब से 15 फीट से लेके 30 फीट तक। जैसे कि गुआवा है, देखिए आपका बनाना या पपैया है तो आपका 6 से 8 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। हम्म। फिर आपका गुआवा है या कस्टर्ड एप्पल है तो या अंजीर है तो उसके बीच में आप 10 फीट का डिस्टेंस रखेंगे तो भी चलेगा। हम्म। फिर आपका मैंगो है या चीकू है या जो है कोई भी साइट्रस फैमिली का है, मतलब कि नींबू हो गया, संतरा हो गया,
तो उसमें कम से कम 15 फीट से लेके 25 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ता है। हम्म। तो आपके पेड़ की साइज क्या है उसके हिसाब से उसका डिस्टेंस जो है वो नक्की होता है। ठीक है, तो यानी कौन सी वैरायटी है उस पर ये निर्भर करेगा। और हाँ, वेराइटी कौन सी है और प्रूनिंग वाली है या बिना प्रूनिंग वाली है। हाँ। अगर प्रूनिंग वाली है तो उसके अंदर आपको कम डिस्टेंस में भी हो जाएगा। अच्छा, और अगर प्रूनिंग वाली नहीं है तो फिर अंतर ज्यादा चाहिए। हाँ, ज्यादा चाहिए। देखिए जैसे केसर है, सोनपरी है, केसर है, तोतापुरी, ये सारी प्रूनिंग वाली वेराइटी है। तो हम्म। आप उसको 6x6 पे सोइंग कर सकते हैं, 6 फीट बाई 6 फीट पे, हम्म। 8 फीट बाई 8 फीट पे कर सकते हैं, 8 फीट बाई 10 फीट पे भी कर सकते हैं। हम्म। तो ये प्रूनिंग वाली मैंगो ही है, पर इसको प्रून कर सकते हैं तो इसको कम डिस्टेंस पे हाई डेंसिटी पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं। पर हम्म। उसके सामने जो अल्फांजो है, राजापुरी है, उसको प्रून नहीं कर सकते। तो उसको कम से कम 25 फीट का डिस्टेंस देना पड़ेगा। ओके, तो दो पेड़ों के पत्तों ने एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ नियम है? दो पेड़ों के पत्तों को भी एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए और जड़ों को भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, अपने आप ही वो सेम ही रहेगा बेसिकली। हाँ, क्योंकि अगर उसने पत्तों ने छू लिया तो एक दूसरे की जड़ों को वो छू जाएगी। और हाँ। एक बार अगर जड़ों ने छू लिया तो हम्म। फिर वो वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाएगा, दोनों कंपटीशन करने लगेंगे। ओके, फिर वो फ्रूटिंग में ध्यान नहीं देंगे। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं ना कि जितना कैनपी होता है एक पेड़ का, उतना अंतर हमारे हमने दोनों के बीच में छोड़ना चाहिए कम हाँ, से कम। उससे 10% ज्यादा। हाँ, उतना कम से कम छोड़े, उससे 10% ज्यादा कम से कम छोड़े। हाँ, कम से कम छोड़े। ओके, बढ़िया। दूसरा ये क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल द टर्माइट, rodent एंड स्नेक्स इन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए टर्माइट के लिए तो हींग सबसे बढ़िया है। अच्छा, पर ये हिंग आप तो पानी के एक बार डालने से आप नहीं होता है ना? पानी के साथ आप हींग दे सकते हैं, या फिर आपका जो एलोवेरा है तो एलोवेरा का जूस निकाल कर वो दे सकते हैं। या फिर आपके पास कैक्टस वाला कोई भी है या आख है, हम्म। तो कैक्टस और आख का पानी भी अगर आप देंगे तो हम्म। उससे भी टर्माइट कंट्रोल हो जाएगी। तो क्या ये बांधकाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हितेश भाई? हाँ, इसमें भी कर सकते हैं। हम लोग जैसे तो जो प्लिंथ भी के नेचुरल अंदर डाल। बिल्डिंग बनाते हैं, हम्म। हम जो भी नेचुरल बिल्डिंग बनाते हैं ना दीदी, तो हम्म। उसके अंदर हम लोग आक और नीम दोनों का पानी बनाते हैं। और हम्म। जो बांधकाम में पानी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ ये दोनों डालते हैं हम लोग। पर ये बिकॉज बायोडिग्रेडेबल है तो कुछ समय के बाद में तो जैसे खत्म हो जाएगा अगर हम प्लिंथ में हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लिंथ में उसके साथ एक अपना जो मोरथुथु आता है, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं। पर वो केमिकल हो गया ना, वो नैसर्गिक नहीं नहीं रहेगा। नहीं, कॉपर सल्फेट नेचुरल एलिमेंट है, वो तो माइक्रो एलिमेंट है। अच्छा। हाँ, तो उसका कॉपर हाँ। सल्फेट का पानी या उसके ग्रेन्यूल्स भी डाल देना तो चूहा उससे दूर रहता है। ओके, चूहे के लिए चूहा वो टर्माइट है। सब दूर रहता है। टर्माइट्स और चूहे दोनों के लिए है। हाँ, और चूहे के लिए अगर खेत के अंदर चूहे हैं तो हम्म। चूहों की वजह से ही स्नेक आते हैं। तो आप जितने भी चूहे के बिल है हम्म। उसके अंदर आग की जो डंडी होती है उसको हल्का सा सेक लीजिए आप, और चूहे के बिल में डाल दीजिए। जिस चूहे के बिल में आप आग की डंडी डालोगे वहां पर चूहा वो बिल छोड़ देगा। तो थोड़ा आपको 1-2 महीने ऐसा करना पड़ेगा, जहां जहां पर भी चूहे आ रहे हैं वहां पर आप आग की डंडी को डाल दीजिए। तो 1-2 महीने में आपकी प्रीमाइसिस वो छोड़ देंगे फिर। तो आग की डंडी काट के हमने पूरा वो खड्डे में भर देना होता है? नहीं नहीं, एक सिर्फ 1-1.5 फीट का टुकड़ा आग की डंडी का लेना है, उसको हल्का सा सेक लेना है। आग अच्छा, के ऊपर हल्का सा गरम सेक कर कर। उसको बिल के अंदर डाल देना है बस। ओके, तो चूहे भाग पूरा बिल जाएंगे भरने की उससे। जरूरत नहीं, एक 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 बिल में सिर्फ एक डंडी डालनी है, 1-1.5 फीट की बस। ओके, आँख का मतलब इसको वो रुई का पेड़ भी जो बोलते हैं ना, हनुमान जी को हम जिसके पत्ते हम हाँ, चढ़ाते हनुमान जी हैं, को जिसका फ्लावर चढ़ता है वो। वो वाला है। और और जो दूसरा हिंग। ग्लेरेसिडिया भी है। हाँ। ग्लेरेसिडिया भी अगर आप बॉर्डर पर डालोगे तो उससे भी चूहे चले जाएंगे, क्योंकि हम्म। ग्लेरेसिडिया की जो जड़ें हो ना वो चूहे का बच्चा अगर खा ले तो वो मर जाता है। हाँ। तो जहां जहां पे भी ग्लेरेसिडिया डलता है हम्म। वहां से चूहे अपने आप चले जाते हैं। हाँ, और मुझे याद है ये दीपक बाबा का भी फेवरेट हुआ करता था ग्लिरेसीडिया जी। के बायोमास, यानी वो बायोमास भी बहुत मिल जाता है ग्लिरेसीडिया से। हाँ, क्योंकि वो ग्लेरेसिडिया के जो पत्ते हैं उसको एनपीके का कारखाना बोलते हैं, फैक्ट्री हाँ। बोलते हैं।
हाँ। उनके पत्तों में जितने खली में न्यूट्रिशन होते हैं ना, हम्म। कोई भी आप केक ले लो, चाहे हम्म। केस्टर केक ले लो या जो भी केक आते हैं, हम्म। उस केक के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उतनी ही न्यूट्रिशन वैल्यू ग्लेरेसिडिया के पत्तों में होती है। जी। ओके, और हमने जो हींग डालना है वो कितने मात्रा में डालना होता है, उसका प्रमाण बताएं। 1 एकड़ के अंदर आपको 100 ग्राम हींग पानी में घोल के डालना है। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेल अस अबाउट कंपेनियन विंटर फ्लावर्स फॉर विंटर वेजिटेबल्स। देखिए, विंटर वेजिटेबल्स तो आप सारे कोई भी मिक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि कंपेनियन में क्या होता है कि हर एक एरिया के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हम्म। पर ये मैं बोल बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप टमाटर के साथ ककड़ी डालोगे, कुकुम्बर, तो वो दोनों कंपटीशन करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अगर टमाटर के साथ आपने गाजर डाल दिया, हम्म। बीटरूट डाल दिया, तो वो उनका सपोर्टिव बन जाता है। फिर आप कोई भी जो है वेजिटेबल, मतलब कि आपका टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, उसके साथ आपने ऑनियन या गार्लिक डाला तो वो आपको एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके। फिर आपका जो भी गोभी फ्लावर है या ऐसी चीजें है, तो उसके साथ आपको रूट वाला कोई भी डालेंगे तो वो उसको एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके। मतलब कि गोभी फ्लावर की आपने लाइन की है या पत्ता गोभी की लाइन की है, तो हम्म। उसके बीच में आप या गाजर की लाइन कर दीजिए या मूली की लाइन कर दीजिए तो भी चलेगा, या फिर उसके साथ मटर डाल दीजिए तो भी चलेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले डालेंगे तो भी फायदा मिलेगा और रूट वाले डालेंगे तो भी फायदा मिलेगा। इन शॉर्ट, थंब रूल हम ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के जो पेड़ है, बेल वर्गीय जैसे, तो वो साथ में नहीं डालना है, तो आप अलग अलग हाँ वैरायटी ये डालते रहे। जी। बहुत बढ़िया। सो ये थंब रूल के साथ में अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ऑरेंज एंड कमला ऑरेंज ट्रीज अबाउट 4 years ओल्ड, वेल ग्रोन टू 10 feet, पर फिर भी अभी तक फूल नहीं है और फल नहीं है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऑरेंज आपका संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, या पपनस हो गया, तो उसकी जड़ों को हर साल काटना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जितना कैनोपी का एरिया है, वो कैनोपी से आपको 10% अंदर आना है, हम्म। और आपको 6 से 9 इंच चौड़ा और 1 फीट गहरा टनल बनाना है पूरे में घेरा में। पूरी जो कैनोपी है ना, उसकी पूरी जड़े को आपको काटना है। वो जड़ों को काट के उसके अंदर बायोमास और वो मिट्टी वापस डाल देना है। बायोमास डालना है, खाद डालना है, देसी खाद, और वो जो मिट्टी निकाली वो वापस डाल देना है। तो आपको हर साल जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा, वैसे हर बार आप उसके घेरा को तोड़ के, उसकी जड़ों को तोड़ के नया न्यूट्रिशन डालेंगे, तो उसमें काफी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आएगा। अच्छा, हितेश भाई, पर जड़ों को तोड़ना यानी कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ? हमने खोदना है और तोड़ना है ऐसे? देखिए, सब में अगर आपको ज्यादा फ्रूट लेना है तो उनकी सबकी एक ट्रिक होती है। हम्म। ऊपर से भी आपको उसको प्रून करना होता है कि ऊपर जितने भी वाटर सूट है, मतलब कि आपने छतरी खोली, अम्ब्रेला खोला, और अम्ब्रेला का जैसा शेप बनता है हम्म। वैसा शेप ऊपर से लेना है, और नीचे से भी वैसा शेप लेना है। नीचे से बिल्कुल सपाट करना है और हम्म। ऊपर से खुला हुआ अम्ब्रेला जैसा करना है। तो उसके बाहर जितनी टहनियां जा रही है, वो हम्म। टहनियों को भी आपको प्रून करना है और उनकी जड़ों को भी प्रून करना है। ओके। तो मैं हमारा ये नेचुरल फार्मिंग का जो कोर्स हुआ था, मैं आज ही उसके वो नोट्स भी बना रही थी जो आपने बताया था। तो जैसे हम कहते हैं कि प्राकृतिक खेती के अंदर तो कुछ नहीं करना होता है, तो अगर उस प्रकार से अगर हमें इसका उत्पाद लेना हो तो क्या करना होगा फिर? देखिए, तो उसके अंदर आपको मिक्स क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, और वो मिक्स क्रॉपिंग के अंदर आपके चूहे और वो सब आएंगे और वो प्रून करके जाएंगे। अच्छा, चूहे वो काम कर देंगे। और हाँ, तो आपको चूहे को भी रखना है और सांप को भी रखना है और नेवले को भी रखना है। सो को एग्जिस्टेंस और विद नेचर। वहां पर आपको 3 लोग काम करेंगे। एक तो टर्माइट काम करेगा। टर्माइट जो आपकी आपकी जितनी भी लकड़ियां है उसको डिकम्पोज करने का काम करेगी। फिर जितने अर्थवर्म है, वो अर्थवर्म जो है वो गुड़ाई का काम करेंगे। और प्रूनिंग का काम है, वो गिलरी है, चूहा है, वो प्रूनिंग का काम करेगा।
और इन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो स्नेक करेंगे। स्नेक है, नेवला है, और कांटा वाला जो सेरा बोलते हैं जिसके ऊपर कांटे कांटे लगे थे, वो सब इन सबको कंट्रोल करने का काम करेंगे। बढ़िया। तो मुझे लगता है कि जो नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, और जैसे आलसी लोग हैं जैसे कि कम करना पड़े और अपने आप निसर्ग कर ले, तो वो लोग बस कुत्ते बिल्ली है ये भी, गाय कुत्ते बिल्ली ये भी पाल ले, और बतख और मुर्गी, तो अपने आप वो को एग्जिस्टेंस विद नेचर जो सहजीवन हाँ, ये हो सकेगा। देखिए, नेचुरल नेचुरल फार्मिंग में अगर आप 100% वेजिटेरियन है तो भी आपको बतख और मुर्गी तो आपके फार्म में रहनी चाहिए। आपके यस। बाग में केट नहीं रखना है, डॉग रख सकते हैं, बतख रख सकते हैं और मुर्गी रख सकते हैं। कैट क्योंकि क्यों नहीं? डॉग जो है, देखिए, केट जो है वो पंछियों को खा जाती है, पंछी के अंडों को भी खा जाती है। अच्छा। तो केट नहीं रखना है, पर कुत्ता रखना है, मुर्गी रखना है और बतख रखना है। आप मुर्गी और बतख रखोगे ना तो वो चूहों को भी भगाएंगे, वो स्नेक को भी भगाएंगे, और बतख और मुर्गी को परेशान करने वाले जो है उनको वो कुत्ता भगाएगा। ओके। ओके। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाइम एंड लेमन ट्री लीव्स आर कर्लिंग अप, तो क्या करें? देखिए, अभी का जो मौसम है वो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से लेमन में ये आता है, क्योंकि एक तो ज्यादा पानी हो जाने से भी प्रॉब्लम आता है लेमन में। हम्म। क्योंकि लेमन को ज्यादा पानी, जब उसके अंदर फुल फ्रूट हो और मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रूट लगे हैं, हम्म। तभी उसको पानी ज्यादा चाहिए। अगर शुरू में उसको पानी ज्यादा मिलता है तो एक तो उसमें फ्लावरिंग भी नहीं आता है, हम्म। और उसके अंदर इंसेक्ट भी ज्यादा आते हैं, और फंगल डिसीज भी आते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप बारिश जाने का इंतजार कीजिए। एक बार बारिश चली जाए तो हम्म। उसको ऊपर से हल्का हल्का आप प्रूनिंग कर दीजिए, तो नए सूट आएंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तो जैसे बारिश चले गई ना, अभी कोजागिरी पूर्णिमा भी हो गई तो। नहीं, अभी चली नहीं गई, अभी अगले 1 महीने तक पूरे इंडिया में बारिश आने वाली है। अच्छा जी, तो उसके बाद में फिर अभी प्रूनिंग दो करना होगा। सिस्टम, अभी एक जो है वो अरबी समुद्र में सिस्टम रेडी है, ओके। जो 3 या 4 दिन में एक्टिव होने वाला है। अच्छा। और उसके बाद 20 तारीख से बंगाल की खाड़ी में एक दूसरा साइक्लोन क्रिएट हो रहा है। तो वो 5-7 तारीख तक चलेगा। मतलब कि अभी अगले 1 महीने तक तो इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होना तय है। अच्छा जी, ठीक है। तो जी। 1 महीने के बाद में इन्होंने प्रूनिंग करनी है। हाँ, क्योंकि अभी 2 महीना ज्यादा हो गया बारिश का। जी, सही है। ठीक है, तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन है कि पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो और अदरक, ये हमने नॉर्थ इंडिया में कब प्लांट करना होता है? देखिए, स्वीट पोटेटो है वो तो आपको जल्दी करना होता है, मतलब कि बारिश के मौसम में ही आपको 8वें 9वें महीने में कर देना होता है। बाकी आलू है वो अभी आपको करना है, आलू अभी आप डाल सकते हैं। पर आलू के लिए ध्यान ये रखना है कि आपको मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा पोरोसिटी होगा, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा हल्का सा रेती डालिए, 5-10%, और 15-20% कंपोस्ट डालिए। फिर उसका थोड़ा बेड बनाइए और बेड के अंदर आप वो डालिए आलू। तो आपको आलू जो है बहुत बड़ी मात्रा में मिलेंगे। और ओके। आलू को धूप ज्यादा चाहिए, तो आलू जहां पर भी डाले वहां पर धूप ज्यादा मिले उसका ध्यान रखें। ओके। इस पर से याद बाकी तो आता है। जी बताएं। उसमें स्वीट पोटैटो भी हो सकता है, और दूसरा अपना जो है अदरक। साबूदाना बोलते हैं जिसको, अच्छा। तो उसका ट्रोपियो का, ट्रोपियो का भी आप लगा सकते हो। वो सालों साल चलता है। उसकी डंडी आप डाल दोगे तो भी दूसरे साल उसमें से ट्रोपियो का में नीचे से मिल जाएंगे उनके रूट। ओके। ओके। और अदरक के बारे में भी? अदरक आपको 5वें महीने में डालनी होती है, अदरक और हल्दी दोनों। अच्छा, अभी लेट हो गया है। हाँ, अभी तो उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा दो ओके। महीने में। इस पर से बस याद आ रहा है जो आपने पहले बताया था, तो सभी लोग अगर जानते नहीं हो तो अक्सर हम लोग आलू जो खरीदते हैं और अगर उसमें थोड़ा सा हरा रंग का पोर्शन है तो वो बिल्कुल नहीं खाना है, वो बहुत जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। जी। तो हितेश भाई, वो जो आलू होता है क्या वो हम लोग वापस से प्लांट करने के लिए? हाँ, प्लांटिंग आप उसको प्लांटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हरे वाला आलू कभी खाना नहीं चाहिए।
क्योंकि हाँ, कभी कभी उसमें इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है या फिर इंसान की डेथ भी हो डेथ सकती हो है। जाती है, राइट। तो वो जो हरा वाला एक आलू था वो मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक रख दिया था इधर, ये, और उसके अंदर हम्म। पौधा अपने आप आ गया, उसको रूट्स आ गए और वो पत्ते भी आ हाँ गए। तो हाँ वो चलेगा, वो बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सोइंग कर सकते हैं। ये तो कमरे के अंदर आ गया है, तो बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं आप उसको। कुछ है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हितेश भाई ने पिछले बार बोला था कि वो बायो एंजाइम के पक्ष में नहीं है। उन्होंने क्यों कहा था, जबकि कई विशेषज्ञ तो बायो एंजाइम को हर मर्ज की दवा की तरह प्रचार करते हैं। और डॉक्टर शाह की गाय गामडू और लिमड़ो के और अलावा लिमड़ा। हाँ। और, हाँ, क्या कोई साहित्य या बुक मिल सकती है पढ़ने के लिए? ये दो क्वेश्चन है एक ही भाई के। देखिए, एंजाइम जो है वो किस चीज का आप बनाते हो हम्म। और उसमें वो एंजाइम कंप्लीट बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि एंजाइम तो आप हर एक चीज का बनाते हो, पर एंजाइम का काम आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वैसा ही है। अगर हल्का सा भी थायराइड का एंजाइम अगर बढ़ जाता है तो हम्म। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और हल्का सा थायराइड कम हो जाता है तो भी काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। हम्म। वैसा ही जो हम एंजाइम बनाते हैं उसका है। अगर आप उसको पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो उतना दिक्कत वाला नहीं है। तो हम्म। अगर आप उसको सॉइल में डालते हैं या फिर आपको सफाई में लेते हैं हम्म। तो उसके अंदर माइक्रोब आते हैं और फंगस आती है। हम्म। तो कभी कभी अगर आपका एंजाइम सही तरीके से नहीं बना तो उसके अंदर हार्मफुल फंगस भी डिजाइन हो जाएगा। लोग अपनी फ्लोर साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, बर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बर्तन में आपको एंजाइम इस्तेमाल करना है तो उसके साथ राख जो होती है, हम्म। लकड़ी की राख, वो फर्जियात है। हम्म। अकेले आप एंजाइम से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके अंदर भी राख का सिर्फ 5% ही आप एंजाइम लेना है। और हम्म। वो एंजाइम जो है वो साइट्रस फैमिली वाला ही होना चाहिए। हम्म। आप किसी भी चीज का एंजाइम बनाकर अगर इस्तेमाल करोगे हम्म। तो आपको नुकसान होगा होगा और होगा। क्योंकि देखिए हर एक चीज के बेनिफिट भी होते हैं और नुकसान भी होता है। हम्म। मैंने पहले भी बताया था, आज दोबारा बताता हूं। हमारे आयुर्वेद के पुस्तकों में लिखा है हम्म। कि अमृत का अगर एक बूंद पिया जाए तो इंसान अमर हो जाता है। अमृत के 2 बूंद पिए जाए तो आदमी जो है वो बेहोश हो जाता है, मतलब कि कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने वाला आदमी भी सुखी ही होता है, हम्म। पर वो मुर्दे से ज्यादा नहीं होता, तो वो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। और अमृत के अगर 3 बूंदे पी जाए तो आदमी स्वर्ग में चला जाता है। तो स्वर्ग में चला जाए वो आदमी भी सुखी होता है। पर मतलब कि अमृत के 3 बूंदों को भी हमारे आयुर्वेद या वेदों ने जहर बताया है। तो हर एक चीज का आपको साइंस पता होना चाहिए, और उस साइंस के हिसाब से अगर आप उसको बनाते हैं तो जी। वो आपका बेनिफिशियल है। पर अगर आपको उसका आधा अधूरा साइंस पता है और आपने उसको बनाया है हम्म। और उसमें अगर हार्मफुल माइक्रोब आ गए तो वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे काफी लोगों को एंजाइम की वजह से सर में और बॉडी में भी एंजाइम लगाना चालू किया तो काफी लोगों को फंगस का प्रॉब्लम हो गया। जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें फंगस लग जाता है, अपने बगल के अंदर फंगस लग जाता है, हेयर के अंदर जो है वो फंगस का या बाल झड़ने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आप जितना हो सके उतना सरल प्रयोग कीजिए। किसी भी चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी बायो एंजाइम में तो ऐसा हो गया है कि सब अपनी मर्जी से जो चाहे उस चीज का बायो एंजाइम बनाना चालू कर दिया है। यस। और वो पर एनारोबिक सबका कंडीशन एक, होती। जी। हाँ नहीं, उसमें भी सबका एक केमिकल फॉर्मूला होता है और हम्म। उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद उसके अंदर विनेगर बनता है, अल्कोहल बनता है, और दूसरे काफी प्रकार के एसिड बनते हैं। तो वो अल्कोहल और एसिड बनाने के लिए भी सब में अलग अलग जो है वो कंटेंट लगते हैं। हम्म। जैसे अंगूर का दारू अगर बनाते हैं, अल्कोहल, अंगूर का अल्कोहल बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस अलग है। हम्म। एप्पल का बनाते हैं तो अलग प्रोसेस है। पर अगर कस्टर्ड एप्पल का बनाना हो तो उसके लिए प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है। ओके।
तो मतलब कि आप जिस चीज का बना रहे हो उसके लिए उसकी स्टैंडर्ड प्रोसेस, वैलिड की हुई प्रोसेस और प्रूवन प्रोसेस होनी चाहिए, वरना वो जो है वो जहर का काम करेगा और वो जहर बहुत ही कातिल होगा। हम्म। मुझे एक सेइंग याद आ रहा है, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। तो ये अक्सर कहा हाँ। जाता था, वो यहाँ पे बहुत ही एप्लीकेबल है। देखिए, मैं एक दूसरी अभी सब लोग जो है वो बोरिंग रिचार्ज के ऊपर बहुत ही अभी चल रहा है काम पूरे इंडिया में। जी। पर वो दुनिया का सबसे हार्मफुल जो है ना वो प्रोसेस है। अच्छा, यानी रेन वाटर कभी हार्वेस्टिंग। बोर रिचार्ज, हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग अगर सीधा आप बोर के अंदर पानी उतारते हो तो वो अगले 20 साल में मानव जात को मारने की तैयारी हो रही है। अरे, कैसे किया इसे? देखिए, हमारी जो सॉइल है ना, वो फिल्टर का काम भी करती है और वो जो है पानी को लाइव बनाती है, हम्म। बराबर। क्योंकि वो मीडिया है। बराबर। आपका पानी मीडिया में से प्रोसेस होके, माइक्रोब के द्वारा प्रोसेस होके, हम्म। पत्थर में से फिल्टर होके वो जमीन में जाना चाहिए। हम्म। आप बिना फिल्टर किया हुआ पानी सीधा बोर में उतार रहे हो, तो मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो माइक्रोब है उसको सीधा आप जो है वो 200-300 फीट या 500 फीट या 1000 फीट जमीन में भेज रहे हो। और जी। उसके साथ साथ ऊपर वाले जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को भी आप बिना प्रोसेस किए जमीन में भेज रहे हो। तो वहां पर पुराने वाले पड़े हुए हैं केमिकल और एलिमेंट, नए एलिमेंट ऊपर से आया तो वो दोनों झगड़ा करेंगे और झगड़ा करके कुछ नया ही प्रोड्यूस करेंगे। हम्म। तो ये ऐसा हो गया कि अमेरिका से कोई भी आदमी आया और इंडिया में उसने पानी पिया तो वो जैसे बीमार हो जाता है, वैसे ही अगर हम बोर रिचार्ज कर रहे हैं तो हम्म। हम जो ग्राउंड वाटर है उसको जो है वो बीमार कर रहे हैं। ओके। तो क्योंकि जमीन जो है वो मीडिया है और मीडिया में से जब पानी पास होता है तब वो पानी जो है वो लाइव पानी बनता है। जैसे कि हमारे गंगा नदी का जो पानी है वो लाइव पानी, क्योंकि वो जंगलों में से बह के आता है हम्म। तो उसमें वो पत्थरों के साथ घिसता है, जड़ों के साथ उसका प्रक्रिया होता है और वो होके वो लाइव बन के आता है। हम्म। तो वो लाइव पानी है। पर अगर आपने सीधा पानी बोर में उतार दिया और फिर उसको निकाला तो वो डेड वाटर आएगा। ओके। मैं ग्रुप में दो चीजें शेयर करूंगा, आज मैं आपको भेजता हूँ, आप ग्रुप में दो वीडियो भेजिए कि पानी भी इंसान को मार सकता है या पानी भी इंसान को बुरी तरह से बीमार कर सकता है। हम्म। उसके ऊपर दो टॉक है, वो दो छोटी छोटी 2-2 मिनट की टॉक मैं आपको भेजता हूँ, आप वो ग्रुप में शेयर करना तो लोगों को पता चलेगा। जी, जरूर। तो पानी भी जो है ये फिल्टर होने के बाद में ही ये बोर तक जाना चाहिए? मतलब कि जो बैरल वाली सिस्टम है ना, कि हाँ। आप छत का पानी है वो जमीन में एक खड्डा कीजिए, हम्म। 5 फीट का, और हम्म। 5 फीट के खड्डे में ड्रम रख दीजिए होल करके, हम्म। और उसमें से मिट्टी में से फिल्टर होके जमीन में जाए तो वो सही है। हम्म। या फिर आप छोटा सा पीट बनाइए हम्म। और पीट में पानी डालिए और वो पीट में से फिल्टर होके जमीन में पानी जाए तो हम्म। वो बराबर है। पर अगर सीधा पानी आपने बोर में उतारा तो हम्म। आप जमीन को भी बीमार कर रहे हो और बहुत बड़ा न्यूसेंस फैला रहे हो। जी। जी। तो आप जब अभी बता रहे थे ना कुछ कुछ बातें, तो जो अपना वो 3 दिन का वर्कशॉप हुआ था फार्मिंग का, तो उसके मैं नोट्स बना रही थी, वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर रही थी और वो पूरा ही लिख रही थी। इनफैक्ट मैं सभी से भी कहना चाहूंगी कि वो इनफैक्ट उसकी किताब ही कर लेंगे हितेश भाई, इतना ज्यादा मीनिंगफुल है वो। एक बार उसका बेस समझ जाए, और ये छोटी बातें हैं, ये अगर हम सभी लोग समझ जाए, सब तक ये पहुंच सके अगर, तो सिर्फ फार्मिंग में नहीं पर पूरे जीवन में इसका लाभ होगा। तो और जो आप बोल भी रहे थे, तो ये शायद हमने वो फार्मिंग के वर्कशॉप में शेयर किया था क्या? मैं भी कंफ्यूज हो रही जी हूँ कि ये पहले क्वेश्चन आंसर के ग्रुप में किया था या हाँ, तो एक बार फार्मिंग। फार्मिंग के वर्कशॉप में मैंने बताया था। हाँ, वहां बताए थे वो। और जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, आपका जो फोन है वो पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप भी रख सकते हैं या नहीं हो सकता है वैसे? मैंने अभी साइड में ब्लैक पैचेस इसमें आ रहे हैं। 1 मिनट, ट्राई। अच्छा, हाँ, वो ट्राई स्टैंड करता पर हूँ। है क्या? हाँ, स्टैंड के ऊपर है। अच्छा, हाँ, तो चलिए, साइड। अब हो गया। हाँ, हो गया हो गया। ठीक है वो, या ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है एक तो, ग्रीन चिली प्लांट लीव्स आर टर्निंग येलो,
मिर्ची के पत्ते पीले हो रहे हैं और फ्लावर्स अभी और नहीं आ रहे हैं मिर्ची के पौधे पे। बहुत कम मिर्ची लगे हैं, तो क्या करें? देखिए, आपको 1 महीना अभी इंतजार करना है। 1 महीने में जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होगा, अभी ज्यादा बारिश का ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर है और गर्मी ज्यादा है, और गर्मी और ठंडी का मिक्सचर है। तो उसकी वजह से आपका नया पत्ता कोई नहीं आया होगा, और अगर नया पत्ता भी आएगा तो बहुत छोटे छोटे आएंगे। जैसे ही ठंडी आएगी और फेवरेबल कंडीशन आएगी तो मिर्ची अपने आप कवर कर लेगी। अभी आप उसके ऊपर जो है वो 8-10 दिन में एक दफे आपका अमृत जल का स्प्रे कीजिए, या विनेगर या नींबू के फूल का आप एक एक हफ्ते में स्प्रे करते रहिए। हम्म, जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा तो अपने आप रिकवर करके फिर से उसमें मिर्ची चालू हो जाएगी। अच्छा, बढ़िया। और एक और सवाल यहाँ पे है कि बहुत बार जो आलू है ये पर्पल रंग के भी होते हैं अंदर से, अ, तो उसके बारे में देखिए, बताएं। अंदर से पर्पल रंग के आलू है, उसके अंदर भी फंगस है। ओ, क्योंकि जब नाइट्रोजन बढ़ जाता है ना तो प्रॉब्लम होता है। और जो हरा आलू होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चालू हो गई होती है। कच्चा आलू बाहर निकल गया है और हम्म, उसके ऊपर सनलाइट लग गया, तो हम्म, वो खुद ही पत्ते की तरह फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देता है। हम्म। और पोटैटो विच हैज स्प्राउटेड शुड नॉट बी यूज्ड, इज इट सो? देखिए, स्प्राउट वाला पोटैटो उतना हार्मफुल नहीं है। उसमें अगर छोटी छोटी आंखें है तो वो आंखों वाला पार्ट आप निकाल दीजिए, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। पर उसके अंदर अगर कलर, मतलब कि हरा कलर हो गया तो वो काफी डेंजरस हो जाता है। हाँ, और इनफैक्ट अक्सर ये भी होता है कि बहुत महिलाएं जो हरा पोर्शन है उतना निकाल देते हैं और फिर बाकी का आलू इस्तेमाल नहीं, करते हैं, तो वो प्लीज मत नहीं, वो करिए। भी कभी नहीं करना है। पूरा आलू डाल दीजिए, वो जहरीला हो जाता है तो। हाँ। यस, बहुत बढ़िया। और ये शोभा जी ने स्पेलिंग पूछा था, आई थिंक वो ग्लिरेसीडिया का, तो वो सुमेधा ने बता दिया है यहाँ पे। और आँख आँख के पौधे को तो। गिरिसीडिया को गिरी पुष्प भी बोलते हैं। जो अच्छा, जैन लोग हैं ना उसको गिरी पुष्प बोलते हैं। अच्छा, ओके। और एक ये श्वेत अर्क, ये इसका भी कुछ और नाम है और ये कहाँ मिलता है? श्वेत श्वेत आंख, आंख। श्वेत आर्क है क्या वो? ओके, हो सकता है। हाँ, आंख, सफेद वाला आंख जिसमें सफेद फूल आते हैं। अच्छा, ये बहुत यानी शक्तिशाली माना जाता है, बहुत शक्ति देता है, वो हाँ, यही है? हाँ, वही है। उसका जड़ों के नीचे से गणपति की मूर्ति निकलती है। ओ, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, उसके काफी प्रयोग है। उसमें से बजरंगबली की भी मूर्ति बनाते हैं लोग, या फिर बजरंगबली की मूर्ति जैसा आकार निकलता है, या गणपति की मूर्ति जैसा आकार निकलता है। तो उनकी जड़ें अगर 2 साल आपकी हो गई है, 2 या 3 साल का आंख हो गया है, हम्म। तो उसमें से आपको नीचे से जो जड़ निकलेगी वो मूर्ति टाइप निकलेगी। इसके अलावा सफेद आंख आपकी प्रीमाइसिस में लगा सकते हैं। जिनको लेबर का प्रॉब्लम है, लेबर नहीं मिल रहा है, तो आप सफेद आंख अगर आपकी प्रीमाइसिस में लगा दो तो लेबर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कैसे यानी लेबर इन द सेंस कामकाज के लिए? आपकी खेती बाड़ी है या कंपनी है, उसमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं, हाँ। तो आप अपनी प्रीमाइसिस। अ, आपकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही है हितेश भाई। बाकी लोग कोई शेयर करे कि। हेलो। जी। हाँ, हाँ, सॉरी हितेश भाई, आपकी आवाज कट गई थी, ब्रेक हो गया था ये वॉल्यूम, एक बार दोबारा अ, बताएंगे? जो सफेद आंख होता है ना, वो आप अपने प्रीमाइसिस में लगा दो, तो हम्म, उससे जिन फैक्ट्रियों में या खेती बाड़ी में लेबर का प्रॉब्लम है, हम्म। या जहां पर लेबर टिकते नहीं है, वो टिकना चालू हो जाएंगे। हाँ, तो ये आप स्पिरिचुअल रेमेडी बता रहे हैं? हाँ, स्पिरिचुअल रेमेडी बता रहा हूँ। ओह, मैं समझी नहीं, मुझे लगा कि उनके कारण बाकी के पेड़ पौधों में कुछ फर्क पड़ता है या ऐसा कुछ नहीं, होता है। वो आंख का खुद का ही स्पिरिचुअल पावर इतना है कि हाँ। वो लोगों को आकर्षित करता है। ओके, ओके, बढ़िया।
और हितेश भाई, आप हम लोग ये सत्र शुरू करना चाह रहे थे जिसके अंदर सभी से ये हम पूछना भी चाहेंगे, जिसमें पेड़ पौधों को यानी हर्ब्स के हिसाब से हम लोग कैसे इस्तेमाल करें हम तंदुरुस्त रहने के लिए, या हमारे जो भी डिजीजेस इलनेसेस जो भी रोग है इनका नाश करने के लिए हम नेचुरल रेमेडीज पेड़ पौधों की कैसे इस्तेमाल करें, और उसी के साथ में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद वगैरह और वास्तु इसके भी कुछ रेमेडीज जो जैसे ये होते हैं, ये भी कब कैसे शुरू करें, तो ये कब शुरू कर सकते हैं हम लोग इसका। कभी भी दीपावली के बाद हम लोग उसका प्रारंभ करेंगे नए साल में। अच्छा, तो वंस अ वीक फोर्टनाइट किस तरीके हाँ से, ऐसे तो या हाँ, वंस अ मंथ हफ्ते वगैरह में भी एक दिन या 15 दिन में एक दफे। हाँ 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। और समय कौन सा उचित रहेगा, यही समय ठीक यही है? 8, 8:30, 8:30 बजे का। ओके, बढ़िया। अच्छा, तो अभी सबको हमारे पूछ के हम डेट डिसाइड कर लेंगे। उसके अंदर हम दो चीजें कर सकते हैं, एक तो जिनको जो जो प्रॉब्लम है घर में उनके ओके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और जनरल रेमेडीज भी हम बताएंगे। ओके ओके, बढ़िया। तो इसमें एक और क्वेश्चन आया है कि सफेद आग क्या होता है? अच्छा, सफेद आग देखिए, क्या होता है? एक का फूल जो है वो पर्पल कलर का आता है, हम्म और एक जो है वो उसका जो फ्लावर है वो व्हाइट कलर का आता है। हम्म तो जो व्हाइट कलर का फ्लावर जिसमें आता है और वो फ्लावर थोड़ा बड़ा होता है, हम्म उसको व्हाइट आक बोलते हैं। हम्म, ऐसा है तो उनका फोटो में बॉटनिकल नेम के साथ फोटो शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। ये इन्होंने आई थिंक अश्विन भाई ने अमेजोन की लिंक भी भेजी है इसके बारे में, मंदार टुल्पाना मेडिसिनल आउटडोर का कुछ भेजा है। हाँ, ओके, हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय है, तो हम ये आज रिकॉर्ड किया है ये शेयर कर देंगे, और प्रार्थना से हम समाप्ति करते हैं। चलिए, प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।